नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं जो आपकी प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देंगी, उनको बोलते हैं हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, जो आपकी प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देती। ठीक है, अब इसको याद करने की एक ट्रिक, सिंपल सी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले वही सेम सीरीज रहेगी, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स। हर एक ड्रग में यही सिस्टम चलेगा। यूजेस, साइड इफेक्ट, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो वो, या फिर नर्सिंग इम्प्लीकेशन लास्ट में जो हम लिखते हैं वो होती है। ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स यानी कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को जो रोकती है उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। सिंपल सी फॉर्म में इसको कैसे याद करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन को, जैसे एक प्लेट है, आंटी जो है वो एक प्लेट लेके आई, उस प्लेट में एज पर रेट डिवीज़न था। ठीक है, किस एज पर रेट से डिवीज़न था कि यहाँ पे कितने रुपए की चीज़, यहाँ पे कितने की, यहाँ पे कितने वाली, यहाँ पे कितने वाली, एज पर रेट क्या था, डिवीज़न था। ठीक है, अब हर पर रेट की बात करें तो एक में क्या था, दो पूरी, एक में क्या थी, दो पूरी थी, बिल्कुल डमाडोल गोल गोल। ठीक है, दो पूरी डमाडोल थी, बिल्कुल गोल गोल दो पूरी थी। दूसरी प्लेट की बात करें, मतलब दूसरे डिवीज़न की बात करें तो उसमें क्या थी, टिक्की। ठीक है, टिक्की जो खाते हैं वो टिक्की थी। ठीक है, पहली में दो पूरी थी, दूसरी वाली में दो टिक्की थी। ठीक है, वो ये चीज़ें देखने के बाद एक दिन हमने देखी, फिर हम ये देखते ही हमें क्या आ गई, एनर्जी, यानी कि एटीपी, एडीपी, एटीपी, एटीपी एनर्जी होते हैं ना, हमारे अंदर एनर्जी आ गई ये देखते ही। फिर हमने डिसाइड किया परसों ग्रिल, परसों जाने के लिए, कि हम परसों जाएंगे और फिर ये खा के आएंगे, कल कुछ काम है, कल नहीं जा पाएंगे, परसों जाके ये प्लेट हमें लेनी है। ठीक है, अब परसों, अब उन्होंने क्या है, सिंपल मतलब बना लिया था। अब जो है सक्सेस डिवीज़न, मतलब सक्सेसफुल क्या है, अपना डिसीज़न ले लिया था, मतलब जाने वाली है। ठीक है, लेकिन आंटी को पता चल गया। आंटी ने क्या किया, तीन जने थे वो, तीनों को क्या किया, बैन कर दिया। तीनों की फेरी वहाँ पे क्या कर दी, बैन कर दी। तीनों को क्या किया, वहाँ पे बैन कर दिया। ठीक है, तो सिंपल ये स्टोरी याद हुई कि आंटी ने एक प्लेट ली, आंटी के पास एक प्लेट थी, उस प्लेट में चार डिवीज़न थे। ठीक है, कितने डिवीज़न थे, एज पर रेट डिवीज़न थे। एक प्लेट ली, उसमें एज पर रेट के हिसाब से डिवीज़न थे। पहले में दो पूरी थी, दूसरे वाले में टिक्की थी। इन दोनों चीज़ों को देखते ही हमें एनर्जी आ गई। एनर्जी आई तो हम परसों जाने के लिए सोचने लगे। अब प्लान सक्सेस ही हुआ था, लेकिन आंटी ने क्या किया, तीनों को बैन कर दिया। ठीक है, ये इस स्टोरी से हमें पूरी क्लासिफिकेशन याद हो जाएगी इसकी, और ये इम्पोर्टेंट भी एंटी प्लेटलेट वाली। ठीक है, सबसे पहली आती है इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन में आपकी आती है लो डोज एस्पिरिन। लो डोज एस्पिरिन सबसे पहले प्लेट किस बेसिस पे डिवाइड थी, एज पर रेट के बेसिस पे। एस्पिरिन एज पर के बेसिस पे डिवाइडेड थी, तो उसको हम याद किया एज पर डिवीजन के बेसिस पे। ठीक है, एज पर के बेसिस पे हम इसे याद कर रहे हैं, एज पर रेट यानी कि एस्पिरिन। ठीक है, इसमें आपका सिंपल एस्पिरिन ही आएगी लो डोज में। ठीक, दूसरी होती है आपकी, दूसरी हमने क्या की, एक साइड क्या थी, दो पूरी, यानी कि डायपिरिडामोल, डायपिरिडामोल, यानी कि दो पूरी डमाडोल थी, बिल्कुल। ठीक है, दो पूरी डमाडोल यानी कि मोल बिल्कुल गोल गोल थी। ठीक है, डायपिरिडामोल। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा था, क्या था, और डायपिरिडामोल तीसरी क्लासिफिकेशन थी, इनको टिक्की भी थी। ठीक है, जिसको हमने याद किया टिक्लोपाइडीन। ठीक है, टिक्की भी वहाँ थी, यानी कि टिक्लोपाइडीन, टिक्लोपाइडीन, पाइडीन से याद करो पीने के लिए, टिक्की थी। अब इनके साथ कुछ पीने के लिए भी तो चाहिए, तो पीने के लिए क्या था, पाइडीन, ओपोइड्स थी पीने के लिए। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर है ये टिक्लोपाइडीन के साथ ही क्लासिफिकेशन में आता है। उसके बाद उनमें एनर्जी आ गई, और एनर्जी से उन्होंने क्या किया, परसों जाने के लिए फिर से रेडी हो गए, परसों ग्रिल, परसों ग्रिल। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी नेक्स्ट परसों ग्रिल, फिर
अब सीधा सा मतलब हो गया था, उन्होंने डिसीजन ले लिया अब जो है उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे, लेकिन आंटी ने क्या किया, तीनों को बैन कर दिया, तीनों की फ्लाई को बैन कर दिया। ठीक है, ये आपकी रहेगी क्लासिफिकेशन। इतनी ड्रग्स आएंगी इसमें एंटीप्लेटलेट वाले में, समझ आया। सबसे पहले क्या पढ़ा, लो डोज वाली एस्पिरिन, सबसे कम डोज पे कौन सी रहेगी, एस्पिरिन। दूसरी वाली सिंपल, इससे याद करो ही मत, इससे याद करो। आंटी की प्लेट थी, आंटी ने प्लेट ली, प्लेट में क्या था, सबसे पहले उसको एज पर रेट डिवाइड कर दिया, यानी कि एस्पिरिन। उसमें 2 पूरी थी पहली वाली में, यानी 2 पूरी डायपिरिडामोल। ठीक है, उसके बाद उसके साथ क्या था, टिक्की थी, और टिक्की के साथ कुछ पीने का था, यानी कि टिक्लोपाइडीन। और आपका ये देखते ही हमने क्या, एनर्जी आ गई। एनर्जी से बात करेंगे, क्या है आपका, फिर हमने डिसाइड किया परसों जाएं, यानी कि परसों ग्रिल, इसी में आएगा परसों ग्रिल। अब सीधा सा मतलब बन गया था अबिग्जीमैब, लेकिन क्या हुआ, तीनों की फिर फ्लाई बंद करती, बैन करती आंटी ने। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, लो डोज एस्पिरिन आपका सिंपल होता है। डायपिरिडामोल जो होता है वो आपका फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है, फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। ये एंजाइम प्लेटलेट को एग्रीगेट कराने का काम करता है। अगर आपका ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो आपकी जो है प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगी। तो ये क्या करता है आपका, डायपिरिडामोल 2 पूरी क्या काम करती है, फोस्फोडाइस्ट्रेज 2 पूरी खाते ही क्या आ गई, ताकत आ गई, और क्या कर दिया, फोस्फोडाइस्ट्रेज को ही बंद कर दिया। टिक्लोपाइडिन परसों जाने के लिए टिक्की खाने के बाद क्या आ गई, एनर्जी, यानी कि एडीपी मीडिएटेड बेसिस पे काम करती हैं। एनर्जी एडीपी मीडिएटेड बेसिस पे काम करेंगी, ये एडीपी मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेंगी। लास्ट हमने पढ़ा बिग्जीमैग टिरोफ्लिपेन, ये क्या करती हैं, ये आपके सरफेस पे काम करती हैं, प्लेटलेट के सरफेस को ऐसा रफ बना देंगी कि वो एग्रीगेट ही नहीं होंगी। प्लेटलेट सरफेस को क्या कर देती हैं, वैसा कर देती है, जिसकी वजह से एग्रीगेशन होगा ही नहीं। ठीक है, समझ आया। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कौन सी होती है, जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। जो ड्रग्स प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकेंगी उनको बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग। उसके बाद हमने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, सबसे पहले लो डोज एस्पिरिन, जिसमें आपका खुद एस्पिरिन रहेगा। उसके बाद डायपिरिडामोल फोस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तीसरा हमने पायरिडाइन, और क्या था, परसों ग्रिल। इनसे देखने के बाद एनर्जी आ गई, यानी कि ये एटीपी मीडिएटेड है। चौथा हमने पढ़ा अबिग्जीमैब और टिरोफ्लिबैन। ठीक है, टिरोफ्लिबैन ये क्या करते हैं, प्लेटलेट सरफेस को पे ही काम कर देती हैं कि उनको एग्रीगेट होने से रोका जाए। ठीक है, ये आपकी रहेंगी। ये था क्लासिफिकेशन। मैकेनिज्म भी पढ़ लिया है आपको पता हो तो। एस्पिरिन आपका खून को पतला करने का काम करती है। ठीक है, एस्पिरिन प्लेटलेट को एग्रीगेशन होने से रोकते हैं। कैसे काम करती है, आपका जो कोक्स है उसको इनहिबिट करती है, कोक्स पे काम करती है, कोक्स रिसेप्टर होता है उसको इनहिबिट करने का काम करेंगी। ठीक है, साथ के साथ आपका जो एंटी थ्रोम्बोजेन जो एंजाइम होते हैं, थ्रोम्बोजेन, उनकी भी एक्टिविटी को रोकती है। थ्रोम्बोजेन की एक्टिविटी को रोकेगी या फिर आपका कोक्स को बैन कर देगी। ये फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करेगी, ये एडीपी मीडिएटेड को बंद करेगी, ये वाली क्या करती है, आपकी प्लेटलेट के सरफेस को रफ बनाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, ये सारी की सारी आईवी दी जाती हैं। रूट मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होगा, अब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होगा, एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू हो जाएगा। यूजेस हमने पढ़े थे ना, एंटी प्लेटलेट कब एमआई में यूज़ करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए उसमें यूज़ करते हैं, और किस में यूज़ करते हैं, कोई भी एंजाइना हो जाए उसमें यूज़ करते हैं। जो हमने पहले पढ़े थे वही हैं। साइड इफ़ेक्ट सेम रहेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं, आपको नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, स्केली स्किन पे भी लेसाइंस निशान हो सकते हैं, ये आपके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस पेशेंट्स के अंदर नहीं देंगे, जिस पेशेंट के अंदर कोई इंजरी हो रखी हो या डेंटल के वाले दिक्कत हो, इन कंडीशंस में हम नहीं देते। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, पहले पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री चेक करेंगे, फिर उसका जो है पूरा रूटीनली चेकअप करेंगे, कौन सी ड्रग किस टाइम प्रेस्क्राइब की गई है,
पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ड्रग आपको इस टाइम लेनी है और स्किप नहीं करनी है, मतलब आप पेशेंट को क्या क्या एडवाइस दोगे, वो सारी होती है नर्सिंग इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये आपका था एंटी प्लेटलेट का। अब हमने टाइटल पे लिखा है फॉलिक एसिड भी पढ़ना है, आयरन भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हिमेटिनिक्स। एक वर्ड यूज होता है HAEMATINICS, हिमेटिनिक्स। हिमेटिनिक्स क्या होती है, यानी कि जिससे आपका ब्लड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम हिमेटिनिक्स। ठीक है, ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम हिमेटिनिक्स बोलते हैं। कौन कौन से आएंगे इसमें, आपका विटामिन B12 जैसे हमने पढ़ा था, फॉलिक एसिड, आयरन। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो होती हैं आपकी हिमेटिनिक्स बनाती हैं। हिमेटिनिक्स यानी कि ब्लड की कंपोनेंट। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। आयरन की बात करें तो आयरन जो है एलिमेंटल फॉर्म होती है बॉडी की। आयरन के सबसे मेन यूज़ क्या है, जो भी आपका HB बनता है उस HB की कॉम्पोजिशन में आपका आयरन मिलता है। बीच में आयरन होता है, साइड में कुछ ये लगे होते हैं। ठीक है, तो आयरन जो है वो HB की कॉम्पोजिशन कराता है। समझने का है, लिख आप खुद भी सकते हो। ठीक है, सुन लो ध्यान से, समझने की चीज़ है। क्या है आपका ये HB, आयरन जो है वो आपका हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की इसकी कहाँ कहाँ मिलता है ये। सबसे पहले आयरन का रोल क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे हम आयरन कहाँ कहाँ से हम मिल सकता है। मेनली जो आपकी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, इन चीज़ों से हमें जो है आयरन मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों से हमें आयरन मिलता है। बाकी बनाना में भी होता है, स्पिनच भी, पालक में भी होता है। ठीक है, इन चीज़ों में भी क्या है आपका आयरन मिलता है। उसके बाद आते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि इसको लेते कैसे हैं। देखो भाई, आप ओरल फॉर्म में भी ले सकते हो, IV फॉर्म में भी आयरन को ले सकते हो। ठीक है, कैसे लेते हैं, जब हम आयरन जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स में भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ साथ। ठीक, आयरन को जब आप डाइट की फॉर्म में लोगे, ओरली लोगे, यानी कि डाइट में लोगे, जैसे आप पालक की सब्जी खा रहे हो, उस टाइम पे आयरन आपका फेरिक की फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन आपका नॉर्सेट में आया हुआ है, फेरिक फॉर्म में। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में होता है, फेरिक की फॉर्म में। जब आप क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आया हुआ है कि अगर डाइटरी फॉर्म में आप आयरन को ले रहे हो तो वो किस फॉर्म में होगा, वो आपका होगा फेरिक की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा IV, फेरिक फॉर्म में आपने डाइटरी में लिया, उसके बाद एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, ये भी आया है। एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, वो होता है आपका पैरस फॉर्म में। ऑप्शन में था ये। ठीक है, पैरस फॉर्म में। जैसे आपको डाइटरी फॉर्म पूछ रहा है और उसमें ऑप्शन में ये दोनों मिलेंगी। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। डाइट में ले रहे हो यानी कि वो स्ट्रिक्ट है, पेना है। पेरिक वर्ड बोलते ही ICR है ना, बिल्कुल पेनी पेनी सी एक तरीके से वो आ रही है, नुकीली टाइप चीज़। तो पहले वो कैसा है, नुकीला है, सॉफ्ट तो बाद में होगा। पैरस, पैरस बल्कि स्मूथ स्मूथ सा वर्ड दिख रहा है और ये रूड सा वर्ड दिख रहा है। तो ले रहे हो एक बार, वो डाइटरी फॉर्म में कैसा है, पैरिक है, बाद में कैसा हो जाता है, पैरस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी कौन से फैक्टर्स होते हैं, कहाँ इसका एब्जॉर्प्शन, ये तो था कैसे लेते हैं ओरल में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इसका होता है आपका, ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, इसका एब्जॉर्प्शन होता है आपका तो ड्यूडेनम में या फिर जेजुनम में। इंटेस्टाइनल 2 पार्ट आपके ड्यूडेनम या फिर जेजुनम में जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आ जाओ, इसमें आप ये यूरिन वगैरह एक्सक्रीशन ये चीज़ें नहीं लिख सकते। ठीक, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले होती है pH ऑफ स्टमक। आपकी आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक के अंदर होता है। ठीक, कहाँ होता है आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका ड्यूडेनम जेजुनम में होगा, ड्यूडेनम में या अपर जेजुनम में होगा, लेकिन आपका स्टमक में भी आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में आपकी जितना ज़्यादा एसिडिक पीएच रहेगी उतना ही जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है अगर आप खाली पेट आयरन लेते हो, खाली पेट अगर ये आयरन वाली चीज़ें लेते हो तो उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद आता है आयरन डेफिशिएंसी स्टेट अगर होती है तो वो भी आपके आयरन को एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करती है। आयरन डेफिशिएंसी, आपके अंदर खून की कमी है, ऊपर से आप खून दे रहे हो तो वैसी बात है वो चीज़ को ज़्यादा जल्दी लेगा शरीर, ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपका क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अब कौन से फैक्टर होते हैं जो इनहिबिट करते हैं, तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब देखो आप रोटियों के साथ हरी सब्जी खा रहे हो, आयरन है उसमें, लेकिन वो जो रोटियां हैं उसके अंदर फाइटेट होता है, फाइटेट्स, साथ के साथ ऑक्जालेट्स, जो कि पालक में होता है, ऑक्जालेट, फोस्फेट्स, जिनमें ये चीज़ें होंगी ना वो ये तीनों चीज़ें आपके एब्जॉर्प्शन को रोकेंगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करती हैं, ठीक। सबसे पहले आयरन होता क्या है, कहाँ फॉर्म होता है, किस फॉर्म में लेते हैं, क्यों ज़रूरी है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। अब आ जाओ नेक्स्ट, पेरेंटल फॉर्म, प्रिपरेशन कैसे होती है आयरन की। देखो एक होती है पेरेंट्रल, पेरेंट्रल में हम क्या पढ़ेंगे, पेरेंट्रल ऑफ आयरन यानी कि दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, एक होती है पेरेंट्रल में ओरल और दूसरी, पहले ओरल पढ़ेंगे और एक पेरेंट्रल, दो कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओरल में पढ़ लो पहले चाहे। ओरल में आपका यूज़ होता है पैरस सल्फेट, ओरल प्रिपरेशन, जिनके अंदर खून की कमी होती है उनके अंदर दिया जाता है दोनों ही, एक तो पैरस सल्फेट, एक होता है आपका पैरस ग्लूकोनेट, ठीक है। सल्फेट और ग्लूकोनेट ये दोनों जो होती हैं ओरल फॉर्म होती हैं आयरन की, ठीक। आयरन की दो ओरल पूछी जाए तो सल्फेट और ग्लूकोनेट। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप खाते हो, दूध में मिला के पीते हो ना, सॉरी पानी में मिला के गर्मियों में पीते हो, तो क्या है आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो एक तो ग्लूकोज, दूसरा सल्फेट, सल्फर, सल्फर की गोली होती है, सल्फेट ग्लूकोनेट, ये दोनों फॉर्म जो होती है ओरल फॉर्म होती है किसकी, आपकी आयरन की। दूसरी पेरेंट्रल, आईवी की फॉर्म में कौन से देते हैं, आईवी की फॉर्म में दिया जाता है आयरन डेक्स्ट्रान, आयरन डेक्स्ट्रान, छोटी छोटी बोतलें आती हैं इसकी, आईवी दिया जाता है, या आईएम भी दे सकते हो, आईएम वही आपका हेमेटोमा क्योज कर सकता है। दूसरा इसकी कार्बाक्सो माल्टोज फॉर्म होती है, कार्बाक्सो माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ऐसी अलग अलग फॉर्म होती हैं, ठीक है। ये होती है आपकी पेरेंट्रल, ठीक, ठीक है ना। कौन से फैक्टर्स आपके एब्जॉर्प्शन को, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, एक तो होता है आपका ओरल, ये तो थे फैक्टर आपके पढ़ लिए हमने। फिर हमने पढ़ी प्रिपरेशन, ओरल में आपका पैरस ग्लूकोनेट, सल्फेट, और पेरेंट्रल में आयरन डेक्स्ट्रान, कार्बोक्सी माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ये रहेंगी, ठीक है। बाकी आपके पैरस सुक्रोज होता है, पैरस सुक्रोज भी होता है, बस यही रहेंगी, ठीक है। कब देते हैं ये आप लिखना, ये दो चार बातें जो होती है ना वो खुद से बना के लिखनी होती है कि कब दिया जाता है, क्या यूज़ है, कितनी टाइम तक दिया जाता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए उसके अंदर दिया जाता है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके अंदर आपके लीवर पे इफेक्ट आ सकता है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, पेनफुल इंजेक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है जब भी आप ये दोगे आयरन, स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, डिस्कलरेशन आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नोज़िया वोमिटिंग जो हम हर चीज़ में लिखते हैं वो सारा लिखना है, ठीक है। थेरेपेटिक यूज़ क्यों करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, प्रेगनेंसी से पहले, ब्लड लॉस हुआ है उसको रोकने के लिए, न्यूट्रिशन की किसी में कमी है उनके अंदर दिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। अगर आयरन की पॉइजनिंग हो जाए तो क्या करेंगे? आयरन पॉइजनिंग में आयरन अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन इनको मेंटेन करेंगे, वेंटिलेशन को मेंटेन करेंगे, फिर आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। आपका डेक्स्ट्रोमिथोरफेन होता है, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन नहीं, डेसपिरोक्सामाइन कुछ है, ये थोड़ा सा पजलिंग सा नाम है। डेसपिरोक्सामाइन ये दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डेसपिरोक्सामाइन। आयरन की पॉइजनिंग हो जाए तो देखो कैसे याद करेंगे। आयरन जो है उसको ज़्यादा ले लिया, यानी कि ज़्यादा हमने आयरन ले लिया, तो आयरन को ज़्यादा लेने से क्या हो सकता है? देखो आयरन फेरस, आयरन का किससे आएगा? फेरस से। फेरसमीन, डेसपिरोक्सामीन, पिरोक्सामीन। आयरन अगर ज़्यादा जो आयरन लो की चीज़ों को भी तो बोलते हैं ना। अगर आप लो की चीज़ें खा रहे हो, ज़्यादा मुंह में ले ली, तो जो है दिक्कत आ जाती है। क्या पढ़ूँ इसको? पिरोक्सामीन भैया याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। पिरोक्सामीन, या फिर आपसे खुद बन रही है तो कमेंट करके बता सकते हो। आयरन पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं? डेस्पिरोक्सामीन, आयरन डेफिशिएंसी में डेस्पिरोक्सामीन एंटीडोट देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ विटामिन B12 पे। इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। विटामिन B12, देखो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। सबसे पहली बात, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आपका जो है बैक्टीरिया होता है, कॉलोनिक बैक्टीरिया, उनके थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है, साथ के साथ एनिमल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है आपका, देखो जितना एब्जॉर्ब विटामिन होना होगा वो हो जाएगा, बाकी सारा जो है लीवर में स्टोर हो जाएगा फ्यूचर के लिए। बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है। एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग करता है। एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग क्या होता है? यानी कि आपकी एक बार एब्जॉर्ब होके दोबारा से लीवर के पास चला गया, ठीक है। एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग करता है। प्रिपरेशन की बात करें तो ये प्रिपरेशन यूज्ड आर साइनोकोबालमीन, हाइड्रोक्सीकोबालमीन, मिथाइल कोबालमीन, अलग अलग फॉर्म होती है। कोबालमीन की फॉर्म में ये मिलेगा। प्रिपरेशन क्या रहेंगी? कोबालमीन, ठीक है। प्रिपरेशन क्या रहेंगी? कोबालमीन, हाइड्रोक्सी, साइनोकोबालमीन, हाइड्रोक्सोकोबालमीन, मिथाइल कोबालमीन। विटामिन B12 ओरल और पेरेंटरली दे सकते हैं हम, कैसे भी। परनीशियस एनीमिया क्योज कर जाएगा अगर आपकी इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन B12 की। तो कौन सी कंडीशन राइज होती है? परनीशियस एनीमिया आपको होता है, एक तरीके का एनीमिया होता है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से कितनी फॉर्म में लेते हो, अगर कमी हो जाएगी तो क्या क्या डिजीज देखने को मिलेंगी, साइड इफेक्ट क्या रहेंगे। अगर आपको फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है, वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, आप एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाओगे। बस यही सारी कंडीशंस, यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। बस और इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हिमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। हिमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? ये आपका ब्लड सेल्स को डिफरेंशिएशन कराते हैं, ठीक है। हिमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स, हिमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि आपके सिंपल हिमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर क्या कराएंगे? आपकी आरबीसी ब्लड सेल्स जो हैं उनको मैच्योर कराएंगे, या फिर हार्मोन जो इन चीज़ों की ग्रोथ कराते हैं, आपकी ब्लड सेल्स को डिफरेंशिएट कराते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इरिथ्रोपोइटीन किडनी से रिलीज होता है, क्या कराएगा? आरबीसी की फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम हिमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? सिंपल सी चीज़, एक बार रिवीजन लेते हैं कंप्लीट। सबसे पहले हमने पढ़ा एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या होती हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद हिमैटिनिक्स क्या होता है वो पढ़ा था।
हेमेटेनिक्स में विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, इनके बारे में अलग अलग बताना है। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ, हर एक यानी कि हर एक के बारे में आपको पता चल गया, किस फॉर्म में किसको लेना है ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग। और जो है आपका साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल लिखने होते हैं जो सभी के होते हैं। फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के। ठीक है, ये सारा था। एक बार ये चीज़ें ज़्यादा देख लेना, ओरल कौन सा लेते हैं, पेरेंटल कौन सा लेते हैं, किस फॉर्म में आयरन होता है जब हम डाइट में लेते हैं, किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, परनीशियस एनीमिया होता है, ग्लोसाइटिस वगैरह हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है MCQ टाइप में बनते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट हुआ ये ब्लड वाला चैप्टर 2 वीडियो में। थैंक यू।